हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चलेगी। बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर स्टार्ट है जिसमें आज आप लोग सीखने वाले हैं ऊष्मागतिकी साम्य और ऊष्मागतिकी प्रक्रम। इसके पहले हमने एक लेक्चर इस चैप्टर का करा दिया था। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका चैप्टर 5 चल रहा है, क्योंकि एक चैप्टर हट गया बच्चों, इसलिए पुराने एनसीईआरटी में आपको चैप्टर 6 में मिलेगा ये ऊष्मागतिकी पूरा कंप्लीट। बाकी चैप्टर जो आपका 5 है वो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले, ऊष्मागतिकी साम्य। साम्य का मतलब होता है बच्चों स्थिर। अच्छा, ये ऊष्मागतिकी है क्या? एक शाखा है, रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में जो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसका हम अध्ययन करते हैं। जैसे कोई भी भौतिक अथवा रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है या भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन हो रहा हो तो उसमें ऊष्मीय ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन होगा तब उसका अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत वो शाखा आपका ऊष्मागतिकी कहलाता है। साम्य का मतलब समझो स्थिर। यदि किसी निकाय का, समझिएगा, यदि किसी निकाय का ताप है, दाब है, आयतन है या ऊष्मीय ऊर्जा है, ये सब नियत रहे, स्थिर रहे, तो आपका कहलाएगा ऊष्मागतिकी साम्य। मतलब हम किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन करेंगे या भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया में जो ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन का अध्ययन करेंगे, लेकिन फिर भी वहां पर हम देख रहे हैं कि ताप, दाब या आयतन स्थिर है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तब इस स्थिति को हम बोलते हैं ऊष्मागतिकी साम्य। क्या बोलते हैं बच्चों? ऊष्मागतिकी साम्य कहते हैं। जैसे हम यहां पर एक निकाय बना लिए, ये हमारे पास एक पात्र है और इस पात्र में बच्चों द्रव भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? द्रव। तो ये एक निकाय कहला जाता है। निकाय तो आप सबको पता है, निकाय कोई वस्तु भी हो सकता है, कोई माध्यम भी हो सकता है, ब्रह्मांड में दिखने वाला एक छोटा सा वस्तु भी, वो भी आपका एक निकाय है। तो ये आपका निकाय हो गया। क्या कहला है बच्चों? निकाय है। यदि इसको स्थिर रख दिया जाए और इसके ताप, दाब, आयतन में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो तो ये आपका ऊष्मागतिकी साम्य कहलाता है। ये जो ऊष्मागतिकी साम्य बच्चों वो 3 प्रकार से होता है। एक तो आपका रासायनिक साम्य, दूसरा आपका यांत्रिक साम्य, तीसरा आपका तापीय साम्य। तो ये 3 प्रकार से होता है बच्चों। पहला जो होता है आपका रासायनिक साम्य। कौन सा? रासायनिक साम्य। ठीक है, रासायनिक साम्य। साम्य मतलब स्थिर। सबसे पहली बात, रासायनिक साम्य मतलब ये जो ये निकाय है, इनके पदार्थों के अंदर मात्रा में परिवर्तन ना हो। रासायनिक संगठन क्या कहलाता है? पदार्थ की जो मात्राएं हैं, ये किससे मिलकर बना हुआ है, उसके मात्रा में यदि परिवर्तन ना हो। मात्रा का मतलब होता है सांद्रता। मात्रा का मतलब होता है सांद्रता। तो यदि किसी भी निकाय की सांद्रता में या उसके मात्रा में परिवर्तन ना हो रहा हो बच्चों, तो फिर आपका वो कहलाएगा रासायनिक साम्य। क्या कहलाएगा? रासायनिक साम्य। यानी समय के साथ यदि पदार्थ की सांद्रता में परिवर्तन ना हो रहा हो तो आपका रासायनिक साम्य कहलाता है। समझने की कोशिश करिएगा। पहले साम्य अवस्था का मतलब होता है स्थिरपन। किसी भी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन में ताप नियत हो, दाब नियत हो, आयतन नियत हो, तो आपका ऊष्मागतिकीय साम्य कहलाता है। यदि उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा हो, यानी पदार्थ की मात्रा में कोई परिवर्तन ना हो रहा हो बच्चों, तो उसे हम बोलते हैं क्या? रासायनिक साम्य। क्या बोलते हैं? रासायनिक साम्य। दूसरा साम्य होता है बच्चों यांत्रिक साम्य। यांत्रिक साम्य का मतलब यहां पर समझिएगा, जैसे मान लीजिए यहां का जो पदार्थ है, यहां के पदार्थ से कोई लेना देना नहीं रखता। यहां का जो पदार्थ है, यहां के पदार्थ से कोई लेना देना नहीं रखता। यहां का जो पदार्थ है बच्चों, यहां के पदार्थ से कोई लेना देना नहीं रखता। मतलब एक भाग का पदार्थ दूसरे भाग के पदार्थ से कोई मतलब नहीं रखता। मतलब ये यहां पे है, यहां पे है, अर्थात ये टक्कर नहीं करता, तो इसके दाब में परिवर्तन नहीं होती, और जब इसके दाब में परिवर्तन नहीं होती तो वो कहलाता है आपका यांत्रिक साम्य। क्या कहलाता है बच्चों? यांत्रिक साम्य। क्या कहलाता है? यांत्रिक साम्य। अर्थात यदि सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता उसे रासायनिक साम्य कहते हैं। यदि दाब में कोई परिवर्तन ना हो रहा बच्चों तब उसे यांत्रिक साम्य कहते हैं। और तीसरा आ जाता है तापीय साम्य, यानी निकाय का तापमान समान रहे, ताप में यदि परिवर्तन ना हो रहा हो तो फिर आपका वो तापीय साम्य कहला जाता है। नोट करना है तो स्क्रीनशॉट लेते चलें। पहला आपका हो गया रासायनिक साम्य,
ठीक है। ऊष्मागतिकी के साम्य का जो प्रकार है, पहला रासायनिक साम्य, दूसरा यांत्रिक साम्य। भाई रासायनिक साम्य में सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगी, यानी पदार्थ की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगी। जब यांत्रिक साम्य की बात आ जाती है बच्चों, तो अंदर यांत्रिक मतलब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर कोई कार्य नहीं कर रहा है, मतलब निकाय का एक भाग दूसरे भाग पर कार्य नहीं करता, अर्थात दाब समान रहता है। तापीय साम्य, पूरे निकाय का तापमान साम्य होना चाहिए। अवस्था के चर, चर का मतलब है जिसको हम मान करके किसी चीज का अध्ययन करें। जैसे हम बात करते हैं ताप को लेकर अध्ययन करते हैं, दाब को लेकर अध्ययन करते हैं, आयतन को लेकर अध्ययन करते हैं, पदार्थ के संगठन को लेकर अध्ययन करते हैं कि पदार्थ किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। कहने का तात्पर्य हुआ कि निकाय की अवस्था को परिभाषित करने के लिए जो पर्याप्त होते हैं, जिनके आधार पर किसी निकाय का अध्ययन करते हैं, जिनके आधार पर किसी निकाय के बारे में समझते हैं, वो आपका बच्चों अवस्था का चर कहला जाता है। क्या कहला जाता है? अवस्था का चर। ओके, जैसे आप यहां पर अवस्था फलन भी देख सकते हैं, ये गुण निकाय की अवस्था का निर्धारण करते हैं। जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, आयतन, एंथैल्पी, एंट्रोपी, मुक्त ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा। अब देखिए बच्चों, आयतन आप सबको पता है, आयतन क्या है? किसी पदार्थ की टोटल मात्रा है ना। एंथैल्पी एक ऊष्मा है, ये भी ऊष्मा के रूप में ही परिभाषित होगा। एंथैल्पी, एंट्रोपी, आंतरिक ऊर्जा, ये तो आपको आगे चलकर मिलेगा ही। ये अवस्था फलन का मतलब है किसी पदार्थ का हम अध्ययन कर रहे हैं, उसकी भौतिक या रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसकी अलग अलग अवस्था के आधार पर हम उसको एंथैल्पी नाम देते हैं, उसको एंट्रोपी नाम देते हैं, उसकी मुक्त ऊर्जा नाम देते हैं। अवस्था फलन का मतलब यही है कि अलग अलग अवस्था पर हम अध्ययन कर रहे हैं बच्चों। ठीक है। पथ फलन का मतलब जिसमें प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है, वो आपका पथ फलन कहलाता है। ये थोड़ा सा बेसिक है बच्चों, जिसे आप लोग जानना चाहें तो जान लीजिए। बाकी आप लोग ऊष्मागतिकी साम्य तो क्लियर कर लिए होंगे, उम्मीद करता हूं यहां तक तो क्लियर ही होगा आपका। और यदि आपको अवस्था फलन के बारे में समझना है तो इसका मुख्य रूप से समझिए, पदार्थ की अलग अलग अवस्थाओं के आधार पर परिभाषित करने का गुण एक आपका अवस्था फलन कहलाएगा। किसी भी निकाय को समझने के लिए एक फलन का स्वरूप नाम देते हैं, वो अवस्था के आधार पर देते हैं, तब वो आपका अवस्था फलन कहला जाता है। जब पथ फलन कहलाता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, वो केवल प्रारंभ और अंतिम पर निर्भर करेगा, तो आपका वो अवस्था के साथ साथ पथ फलन कहलाएगा। ओके बच्चों, अब मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं जो हमारा टॉपिक था, ऊष्मागतिकी प्रक्रम। इसके भिन्न भिन्न प्रकार हैं जिनको आपको सीखना और समझना होगा। पहला, समताप प्रक्रम। यदि कोई निकाय है, उसका तापमान स्थिर रहता है, तो आपका वो समताप प्रक्रम कहलाता है। देखिएगा, सम आयतन प्रक्रम मतलब आयतन स्थिर है, समदाबी प्रक्रम मतलब वहां पर दाब स्थिर है, सम आयतनी प्रक्रम मतलब वहां आयतन प्रक्रम है, चक्रीय प्रक्रम मतलब एक बार पूरा घूम गया तो उसका मान 0 आ गया। इनका सबका प्रयोग आगे चलकर होगा, सबका प्रयोग होगा बच्चों, एक एक पॉइंट पर आप समझोगे, इसलिए समझा रहा हूं। अब ये समझ लो, आगे जो आएगा तो वो चीज आप सीख ही जाओगे। समताप प्रक्रम मतलब निकाय का पूरा तापमान स्थिर है। यदि प्रक्रम ऊष्मा छेपी है तो निकाय अतिरिक्त ऊष्मा परिवेश को दे देता है। यदि प्रक्रम ऊष्मा शोषी है तो निकाय आवश्यक ऊष्मा परिवेश से ग्रहण कर लेता है। समतापी प्रक्रम में डेल्टी का मान 0 होता है, मतलब समताप में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो समतापी प्रक्रम का मतलब समझ गए ना बच्चों। यदि किसी भी निकाय के बारे में बात करें कि उस प्रक्रम को इस प्रकार कराई जाए कि पूरे प्रक्रम के दौरान निकाय का ताप स्थिर बना रहे, तो समतापी प्रक्रम कहलाता है। ठीक है, चीजें क्लियर। दूसरा हमारा बच्चों रुद्धोष्म प्रक्रम। इस प्रक्रम में निकाय परिवेश के साथ ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं करता। ऊष्मा किसी प्रकार से ना तो लेता है ना तो देता है। यहां पर जो आपका समतापी प्रक्रम है, इसमें तापमान स्थिर रहता है, बाकी तापमान ले भी सकता है, दे भी सकता है। रासायनिक अपक्रिया संपन्न हो रही है, तापमान हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर लेने की देने की आवश्यकता हो, लेकिन सभी जो संपूर्ण निकाय का जो प्रक्रम हो रहा है, उस स्थिति में तापमान शुरू से अंतिम तक स्थिर बना रहेगा। जब रुद्धोष्म प्रक्रम की बात आ जाती है बच्चों, तो इस प्रक्रम में तापमान ना तो अंदर से बाहर ना तो बाहर से अंदर लिया जाता, इसलिए यहां पर dq का मान 0 होता है। जब समदाबी प्रक्रम शब्द आएगा तो इस प्रक्रम में निकाय का दाब स्थिर रहता है। यानी एक ऐसा प्रक्रम निकाय का दाब क्या हो, प्रक्रम के दौरान स्थिर बना रहे, वो समदाबी प्रक्रम कहलाता है। अब इनमें सब में बच्चों ज्यादा पढ़ने की जरूरत है ही नहीं है, सीधा है। यदि आपका दाब स्थिर है तो समदाबी प्रक्रम, यदि ताप स्थिर है तो समतापीय प्रक्रम हो जाता है, यदि आयतन स्थिर है तो आपका सम आयतनी प्रक्रम हो जाता है।
और जब चक्रीय प्रक्रम की बात आती है बच्चों, तो इस प्रक्रम में निकाय के विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता हुआ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है, तो वह चक्रीय प्रक्रम कहला जाता है। मतलब घूम करके पूरा अपने मूल स्थिति में आ जाएगा। तो वहां पर जो एंथैल्पी होगा बच्चों, DH जो है वो भी जीरो हो जाएगा, मतलब ऊष्मा भी जीरो हो जाता है, और जो आयतन है वो भी आपका जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो चक्रीय प्रक्रम में निकाय घूमते फिरते हुए अपने मूल स्थिति पे आ जाता है, तो चक्रीय प्रक्रम कहला जाता है। ओके, तो इस प्रकार से आज का जो टॉपिक था वो कंप्लीट। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, इसमें अंतर मैं अगले लेक्चर में लेके आ जाऊंगा। बाकी फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। बच्चों इसका हैंड रिटेन नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ 9685299149, 9685 29 91 49, 9685 29 91 49। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन पे ऐप मिल जाएगा, ऐप का लिंक डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम।